वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहाइव की बुक, जो 9th क्लास की बुक है। इस बुक से हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 1, द रोड नॉट टेकन। और इस वीडियो में आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, समरी, सीन पैसेजेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो जो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। ये है आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन। ये इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है, जो जनरल टॉपिक्स के ऊपर बेस है। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हमें उसकी थीम के बारे में जान लेना चाहिए। तो इस पोएम की जो थीम है वो है अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। वे चॉइसेस जो हम करते हैं और वो हमारी लाइफ चेंज कर देती है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 10th कर ली और 10th के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। आप साइंस साइड में जाना चाहते हैं या आर्ट साइड में जाना चाहते हैं। ऐसा तो आप करना होता है ना, 10th के बाद सभी बच्चे जानते होंगे। स्ट्रीम चेंज करनी होती है, आपको चूज करनी होती है। तो जब आप डिसाइड करते हो कि आपको आर्ट साइड लेनी है या साइंस साइड लेनी है, कुछ बच्चे इसमें तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कौन सा साइड सेलेक्ट करें, कौन सी हमारे लिए बेटर होगी, या कॉमर्स साइड हम ले, कौन सी साइड ले। तो उस टाइम पे आपको चूज करना होता है। वो जो आपकी चॉइस है उस टाइम पर आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए किसी ने आर्ट साइड ले ली। आर्ट साइड लेने के बाद उसने स्टडी स्टार्ट कर दी, 11th कर ली, 12th कर ली। तो इसने इसी आपकी लाइफ जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। लेकिन कभी आपने 12th करने के बाद ये सोचा है कि चलो अब मैं दोबारा से साइंस साइड से कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पर साइंस साइड नहीं ली थी, मैंने आर्ट साइड ली थी। ऐसा आप सोचते हैं? और फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपने आर्ट साइड क्यों ली थी, साइंस साइड क्यों नहीं ली, तो आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो ये जो पोएम है ये भी कुछ इसी तरह की है। चलिए देखते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डाइवर्स्ड, डिवाइडेड, दो पार्ट्स में डिवाइड होना। वुड, फॉरेस्ट, जंगल। ट्रेवल, यात्रा करना। ट्रेवलर, यात्री। लुक्ड डाउन, देखा। अंडरग्रोथ, पेड़ पौधों के नीचे उगी हुई छोटी छोटी घासें, सड़क के किनारे जो उग जाती है पेड़ों के नीचे। क्लेम, दावा करना। ग्रासी, घास वाला। वांटेड वियर, चाहना। ट्रोडन ब्लैक, कुचले हुए। हैंस, इसलिए। समवेयर, कभी कहीं। ये है आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन। This well-known poem is about making choices and choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. ये एक फेमस पोएम है जो चॉइसेस के बारे में, डिसीजंस के बारे में है, और वो चॉइसेस और डिसीजंस जो हमारी लाइफ को शेप कर देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है जिन्होंने हमेशा बहुत सिंपल लिखा है बट इनसाइटफुली लिखा है। उनकी लिखने का जो पर्पज है बहुत ही गहरा दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने हमेशा कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में ही लिखा है। तो ये एक्सपीरियंसेस किसी को भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। चलिए पोएम देख लेते हैं, पहले से रिसाइट कर लेते हैं। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And we one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. And for that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, if I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh.
Somewhere ages and ages hands, two rose divers in a yellow wood, and I took the one less travel by, and that has made all the difference. पोएम स्टार्ट करते हैं, रेसिटेशन हो गया इसका। देखिए, टू रोज डाइवर्स, डाइवर्स मतलब होता है डिवाइडेड, जिसे मैंने अभी पीछे भी बताया था। इन येलो वुड, येलो वुड का मतलब है, वुड मतलब जंगल, ऐसा जंगल जिसके पेड़ों के सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, उसे कहते हैं येलो वुड। तो यहाँ पे देखा आपने, येलो वो कहा गया है, सीधी सीधी बात नहीं गई। और येलो वुड का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऑटम सीजन, ऑटम की बात है ये। एंड सॉरी, और पोइट कहता है सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं क्यों नहीं चल सका, क्योंकि एक ट्रेवल था, मैं एक था, इसलिए बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रोड को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट पैंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर ये छुप गई थी अंडरग्रोथ में। अब आप जानते हैं, जैसे मान लो कभी आप ट्रेवल करते हैं, कहीं रात रोड पर देखते हैं, तो आपको रोड जब पूरी बहुत दूर तक देखते हैं तो आपको एक लिमिट तक ही रोड दिखाई देती है। उसके बाद आपको रोड कैसी लगती है कि वो दोनों जो रोड है वो मिली हुई है। बहुत दूर तक रोड कैसी दिखाई देती है कि दोनों साइड के जो किनारे हैं वो मिल गए हैं, और जो पेड़ या पेड़ पौधे या घास वहां उगी हुई है उसके नीचे वो छुप गई है। तो पोइट भी कहता है कि जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैंने उस रोड को देखा, और ये रोड जो है छुप गई है, अब वो बेंट हो गई है, झुक गई है, दिख नहीं रही है। Then took the other just as fair, अब दूसरी को दिखता है बिल्कुल वैसे ही फेयर है, साफ सुथरी है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और शायद उससे ज्यादा अच्छा दावा कर रही है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि घास वाली है तो चाहती है कि इस पर कोई चले। जो सेकंड वाली रोड है वो घास वाली है, और वो चाहती है कि उस पर कोई चले। दो as for that the passing there had warned them really about the same, और जहां तक पासिंग की बात करें, मतलब वहां पे गुजरने की बात करें, आवाजाही की बात करें, तो दोनों ही रोडों को सेम नुकसान पहुंचाया। एंड both that morning equally lay in leaves no step had trodden black, अब उस सुबह क्या है, दोनों की दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, दोनों पे पत्तियां पड़ी हैं और उन पत्तियों पर कोई भी अभी तक नहीं चला है। Oh, I kept the first for another day, अब यहाँ पर कोई डिसाइड कर लेता है कि मैं जो फर्स्ट वाली है वो किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। Yet knowing, और ये जानते हुए, how way leads on to way, कैसे रास्ते एक के बाद दूसरे रास्ते आते चले जाते हैं, ये पॉइंट को अच्छे से पता है, फिर भी उसने फर्स्ट वाली को छोड़ दिया है। और क्या कहता है, I doubted, और मुझे संदेह है, if I should ever come back, क्या कभी मैं वापस इस रास्ते पर आ पाऊंगा, इस वाली रोड पर चल पाऊंगा जो मैंने किसी और दिन के लिए रख दी है। I shall be telling this with a sigh, मैं ये एक आहा भरते हुए बताऊंगा। Somewhere, कभी कहीं, is in hands, फ्यूचर में, is का मतलब यहाँ पे कभी कहीं फ्यूचर में क्या बताएगा, इसलिए बताएगा टू रोड डाइवर्स इन ए वुड एंड आई, यहाँ पे एक पोज है, बहुत लंबा सा हाइफन लगा हुआ है, पोज हुआ है, रुक जाता है पॉइंट कहते कहते कि दो रोड डिवाइड हो रही थी जंगल में, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसे चुना जो कम चली गई थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। तो पोएम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है इसके अंदर, लेकिन उन सही जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी बहुत ही डीप मीनिंग है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पोइट क्या कहना चाहता है। चलिए अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। अब पोएटिक डिवाइस क्यों पढ़ने हैं, पोएटिक डिवाइस इसलिए पढ़ने हैं पोएम के, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपको 2-4 लाइनें दे देंगे पोएम में और पूछेंगे बताइए इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या इन लाइनों में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ये आपको बताना होगा, आंसर देना। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म, राइमिंग स्कीम। सबसे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। सिमिली देखिए यहाँ पर, एज
कहाँ पर है? जस्ट एज फेयर, ये रहा जस्ट एज फेयर। यहाँ पर कंपेयर किया गया, दोनों रोड में कंपेयर किया गया ना कि पहले वाली जितनी फेयर थी उतनी सेकंड वाली भी फेयर है। तो यहाँ पे ये जो एज वर्ड है ये सिमिली का है। एज और लाइक वर्ड अगर आते हैं तो और वहां तुलना की जाती है तो क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? वहां पे सिमिली होता है। अब बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर और सिमिली दोनों में तुलना की जाती है, इसमें भी तुलना की जाती है, इसमें भी तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना वाला शब्द दिया होता है, वर्ड दिया होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है एज, एज जो है कंपैरिजन वर्ड है, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया होता। तो यहाँ पे मेटाफर क्या है? रोड, रोड जो है, रोड का किसके साथ तुलना की गई है? लाइफ के साथ तुलना की गई है। फोक ऑफ रोड रिप्रेजेंट द चॉइस। और यहाँ पे जो डिवीजन है, फोक मतलब फाक, दो फाके जो हुई है सड़क की, वो चॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक चुनने। एलिट्रेशन की बात करते हैं। एलिट्रेशन में वांटेड वियर, वांटेड वियर यहाँ पर होगा, ये देखिए वांटेड वियर। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ही कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार रिपीट होती है तो वहां पे क्या होता है? एलिट्रेशन। जैसे डब्ल्यू और डब्ल्यू बार बार आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ? एलिट्रेशन। एनाफोरम, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग, किसी वर्ड का या फ्रेज का शुरुआत में ही रिपीट होना। जैसे कि एंड, 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 देखिए कितनी बार यहाँ पे एंड एंड बार बार आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? एनाफोरम। एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, यहाँ पर क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड थी लेकिन बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरुआत में। एसोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड है लेकिन कहीं वो बीच में भी हो सकती है। जैसे दो, फोर, एज दैट पासिंग, एज दैट पासिंग में वोवल साउंड दिखाई दे रही है आपको, अ की साउंड आ रही है इन तीनों में। यहाँ पे 2, 4, 6 देखते हैं कॉन्सोनेंट्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड होती है रिपीट। आप कहेंगे वो तो एलिट्रेशन में भी थी, लेकिन यहाँ बिगिनिंग में होती है, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। जैसे डी, डी की साउंड आ रही है। रोड्स डाइवर्जिंग, देखिए रोड्स में डी, डाइवर्जिंग में डी और वुड में डी। समझ में आ गया होगा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे टी देखिए फॉर एग्जाम्पल, दो एज फोर एज पासिंग देयर, दो, द, समझ आ गया। और तो नहीं, अभी की भी साउंड आ रही है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट करना। ठीक है, पोएम में किसी भी निर्जीव चीज को सजीव की तरह दिखाना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। देखिए कैसे कि रोड, रोड इज पर्सोनिफाइड हियर, कैसे रोड यहाँ पे पर्सोनिफाई की गई, यहाँ देखिए। एंड वांटेड वियर, और बेटर क्लेम, दावा कर रही है, दावा करना, वांटेड वियर। अब रोड कैसे दावा कर सकती है? वो कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ही तो दावा कर सकते हैं, जो जिंदा चीजें उन्हीं की तो फीलिंग्स होती है, वही सोच सकते हैं। तो बेटर क्लेम कर रही है रोड, वो चाहती है इस पे कोई चले। तो ये सारे काम किसके होते हैं? आदमियों के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पैरेललिज्म, ये भी आपको एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है? द यूज ऑफ सोर्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म, ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस जिनका सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो। जैसे कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। ये तीनों लाइनों में सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? पैरेललिज्म है। समझ आ गया। अब बात करते हैं इमेजरी एंड सिंबलिज्म की। इमेजरी होती है वो जब पोएम की लाइनों को पढ़कर आपकी आंखों के सामने इसकी पिक्चर बनती चली जाए, आपको दिखाई देना लग जाए। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन को जब पढ़ते हैं, 2 रोड्स, तो आपको 2 रोड्स दिखाई देती है, डिवाइड हुई हुई है, बटी हुई है 2 रोड्स में इन येलो वुड। एक जंगल में 2 रोड है, वहां पे पीले जंगल में ये सब आपको दिख रहा है कि पेड़ जंगल है, उसके पत्ते, उसके पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो आप देख पा रहे हो, यही इमेजरी है। पूरी पोएम में बताया गया इमेजरी, पूरी पोएम में इमेजरी है। पहली रोड बताइए कि कैसी दिखाई दे रही है, कहाँ वो झुकी हुई है। जब आप देख रहे हो तो वहां आपको दिखाई दे रही है कि वो झुकी हुई है घास के अंदर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो घास वाली है,
और चाहती है कि उसके ऊपर कोई चले। और यहाँ पे क्या है कि पत्तियां ऐसी पड़ी है, उनके ऊपर कोई पैर नहीं रखा गया। तो आप इन सब चीजों को देख पा रहे हो, यही इमेजरी है। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म होता है प्रतीक। कोई चीज किसी की प्रतीक हो, जैसे कि यहाँ पे रोड है, ये जो 2 रोड्स है ये प्रतीक है किस चीज की? चॉइसेस की, डिसीजन की। और रोड लाइफ की, है ना? ये समझ आ गया होगा। थर्ड में देखते हैं राइमिंग स्कीम। अभी राइमिंग स्कीम कैसे आई? ए बी पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी। चलिए देखते हैं ये राइमिंग स्कीम कैसे आई। आपको राइमिंग स्कीम कैसे निकालनी है? आपको पोएम जो भी लाइनें आपको दी गई होगी उसकी फर्स्ट लाइन देखेंगे और उसका लास्ट वर्ड अंडरलाइन करेंगे। हर लाइन का लास्ट वर्ड आप अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अंडरलाइन ना भी करें तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जब हम नाम लिखना शुरू करते हैं तो हम ए से शुरू करते हैं, जैसे काउंटिंग होती है तो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो जब हम इनका नाम लिखना शुरू करेंगे तो हम ए से ही करेंगे। अब हमेशा सबसे पहले लाइन का नाम ए होगा। अब इस जो लास्ट वर्ड लिखा है इसको हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, फोर्थ वाले से, फिफ्थ वाले। इस स्टेंजे में जितने वर्ड से देख लेंगे, वुड, बोथ, स्टूड। अब वुड और बोथ दोनों एक दूसरे की, इनकी साउंड जो है जब हम इन्हें बोलते हैं तो वुड और बोथ अलग अलग बोले जा रहे हैं। जैसे वुड स्टूड एक जैसा बोला जा रहा है, तो जिसकी साउंड अलग होगी उसका नाम भी अलग होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बी। अब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ मैच है तो इसका नाम लिख देंगे हम ए। स्टूड गुड ये भी मैच कर रहे हैं तो इनको भी ए। अब बहुत ग्रोथ ये आ जाएगा बी। तो पूरी लाइन जो पोएम है उसकी यही राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी। देखिए मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है ए बी ए बी। तो आप कोई भी स्टेंजा देख लीजिए, सब में यही राइमिंग स्कीम मिलेगी। हर पोएम की राइमिंग स्कीम अलग होती है। इस पोएम में पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम यही है क्योंकि हर स्टेंजा में यही है। ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही हो, किसी में हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम अलग भी हो सकती है। समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं इस पोएम की समरी ऑफ द पोएम। समरी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब पोएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उन्हें इजीली कर पाए। अगर हमें समरी पता होगी तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको हर पोएम की समरी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। द रोड नॉट टेकन इज अ लिरिक पोएम कंपोज्ड बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन जो है एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम वो होती है जिसे हम गा सकते हैं। कंपोज्ड बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। इन दिस पोएम पोएट टेल अस दैट वंस, इस पोएम में पोएट हमें बताते कि एक बार while traveling alone, जब वो अकेला ट्रेवल कर रहा था, he reached a point where two roads diverged into two different directions. वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर जो रोड पार्ट्स में डिवाइड होती है। The poet being a single person, और जो पोइट है एक पर्सन होता है, वो अकेला ही होता है, इसलिए वो दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता सेम टाइम पर। This filled him with regret. इस बात से उसे बड़ा पश्चाताप होता है, दुख होता है। For a long time he stood in a state ऑफ इनडिसीजन, और इसी की वजह से वो बहुत देर तक फैसला नहीं कर पाता कि कौन सी वाली रोड पर वो चले। Then he cast his glance on one of the road as far as he could. तब वो पहले वाली रोड को देखता है, जितनी दूर तक वो उसे देख सकता है, देखता रहता है। Beyond that the road took a turn. इसके बाद जो रोड है टर्न ले लेती है and lost, और खो जाती है पोइट्स व्यू से, पोइट के व्यू से। Because of shrubs and bushes growing on the ground, क्योंकि जो shrubs और bushes है, झाड़ी हैं, घासें हैं, जो सड़क के ग्राउंड किनारे उगी हुई है, उसकी वजह से वो उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। यानी कि ये तो आपको पता ही कि जहाँ आपकी लिमिट होती है देखने की, जब किसी चीज को आप देखते हो तो बहुत दूर तक देखते रहते हैं, तो एंड में जाके वो चीज हमें कैसी लगती है, जैसे वो मिल गई है और छुप गई है। ठीक इसी तरह से पोइट को वो वाली रोड दिखाई दे रही है। नाउ पोइट लुक एट ऑन द अदर रोड। अब पोइट जो है दूसरी रोड को देखता है। इट वॉज एज क्लीन एंड गुड एज द फर्स्ट वन। ये बिल्कुल वैसी साफ सुथरी है जैसी पहले वाली है। द सेकेंड रोड सीम्ड बेटर क्लीन। जो सेकेंड रोड है वो कैसी लग रही है कि वो ज्यादा अच्छा दावा कर रही है। इट वॉज कवर्ड विद ग्रास, घास से ढकी हुई है, एंड हैड नॉट सफर्ड मच डैमेज, उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बट
In that respect, they were nearly similar and both of them had not suffered much wear and tear. और जिस तरह से दोनों घास वाली है, दोनों पे घास है, इस तरह से वो दोनों रोड जो है एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों का ही ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. On that morning, both the roads were equally covered with the leaves. और उस सुबह जब वो उस पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे रोड घास से ढकी हुई है, उस समय की बात बताते हैं कि because neither of them had been trodden upon, क्योंकि अभी तक उन पर कोई चला नहीं है, and leaves on both of them lay unscattered, और दोनों जो रोड है उन पर पत्तियां ऐसी बिखरी पड़ी हैं. At this point he decided to choose the second road. इस पॉइंट पर वो फैसला करता है कि वो कौन सी रोड चूज करेगा, सेकंड वाली चूज करेगा. एंड केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे इन फ्यूचर, और पहले वाली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ देगा. द पोइट वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, पोइट इस बात से, इस तथ्य को जानता है, क्या जानता है, कि दैट डे इन फ्यूचर नेवर कम, कि वो दिन कभी भी फ्यूचर में नहीं आता. हम कहते हैं ना किसी और दिन कर, छोड़ दे बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता. वन पाथ लीड्स टू अनदर and the another to yet another and so on. एक के बाद दूसरा रास्ता, दूसरे के बाद तीसरा रास्ता, और ऐसे ही रास्ते आगे बढ़ते चले जाते हैं, और पुराने वाला रास्ता कभी वापस जिंदगी में लौट कर नहीं आता. He doubted if he would ever come back to travel the first road. उसे डाउट है कि क्या कभी वो वापस फर्स्ट वाली रोड पर लौट कर आएगा. He will regret in his present choice and justifies his choice. वो पश्चाताप कर रहा है, थोड़ा सा उसे अफसोस है इस बात पे कि कैसे उसने सेकंड वाली रोड को चुना, और ये वाली बात लोगों को बताता है that he had taken this road because, क्योंकि उसने ये रोड इसलिए चुनी है क्योंकि ये less traveled है, कम चुनी गई है. This choice of road had made all the difference in his life. और ये जो चॉइस है इसी की वजह से उसकी लाइफ में सारे चेंजेस आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं. अब इसकी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Where does the traveler find himself? What problem does he face? ट्रेवल अपने आप को कहाँ पर देखता है और उसको क्या प्रॉब्लम फेस करता है. तो पोइट अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर देखता है जहाँ पर वो ये नहीं दिखा, जहाँ पर एक रोड जो है दो रोड में डिवाइड हो रही होती है. तो प्रॉब्लम क्या है उसकी? प्रॉब्लम ये है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सी रोड पर चले. इसके आंसर नेक्स्ट पेज पर मैंने लिखे हैं. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. ये जो फ्रेजेस यहाँ पर लिखे हैं इनका मीनिंग क्या है. फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. A yellow wood, it was grassy and wanted beer. The passing there, leaves no step had trodden black. How way leads on to way. Number 3 देखते हैं. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3? In the stanza, in the last lines of the poem. देखिए इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन को पूछा गया. पहला ये कि पहले सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में जो रोड के बारे में बताया गया है, क्या उन दोनों रोड में कोई अंतर है? और लास्ट स्टैंजा में जो दो लाइन्स है, क्या उनमें जो रोड बताई गई है क्या उसमें कोई अंतर है? ये आपको बताना है. What do you think the last two lines of the poem means? आप क्या सोचते हो कि लास्ट की जो दो लाइनें पोएम की उनका क्या मतलब है? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? क्या पीछे पास्ट में देखकर पोइट कभी पछतावा फील करता है? रिग्रेट मतलब पछतावा, जो अपनी चॉइस पे जो उसने रोड चूज किया उस पे पछतावा महसूस होता है उसे, क्या वो उसे अपना लेता है? ये जो क्वेश्चन है नीचे वाले, ये आपको खुद करने हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है. ये इसमें ये बताया गया है कि क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा सीन आया है कि आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि आपको भी चॉइस चूज करने में डिफिकल्टी हुई हो, और आपने कैसे चूज किया, आप इसका रीजन बताएंगे. ये आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं इसमें. और अगर जब आपने रोड को चूज कर लिए, जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने चूज कर लिया चीज, क्या आपने उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो मैंने इसको चूज किया था, हाँ यही ठीक है मेरे लिए. चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं. ये है फर्स्ट का आंसर. Poet find himself on a road in Yellowwood where the road diverges into two different directions. He is in dilemma. Poet जो है डायलेमा में है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कहाँ पे जाए.
येलो वुड का मीनिंग देखते हैं। आंसर 2 का फर्स्ट, येलो वुड का मतलब होता है एक ऐसा जंगल जहाँ पे पत्तियां जो है येलो हो गई है बिकॉज ऑफ ऑटम सीजन। सेकंड का देखते हैं, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इट मीन्स दैट ग्रास वॉज ग्रोन ओवर द फर्स्ट रोड एंड हैड नॉट बीन यूज्ड। ग्रासेस और मतलब कि घास जो है उग गई है इसके ऊपर और इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, चाहती है कि इसके ऊपर कोई चले। कौन सी रोड थी वो? सेकंड वाली, ये देखिए सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड रोड थी जिस पर घास उग गई थी, फर्स्ट वाली तो नहीं थी। द पासिंग दियर मतलब पासिंग ऑफ पीपल ऑन द रोड, लोगों का आना जाना सड़क पे। लीव्स नो स्टेप एट रोड ब्लैक, इट मीन्स दैट लीव्स वर नॉट क्रश्ड अंडर द फूट। इसका मतलब है कि पत्तियों पर अभी तक कोई कदम नहीं रखा गया, वो पत्तियां जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई है। हाउ वे लीड्स ऑन टू अ वे, इट मीन्स कि जो रास्ते हैं एक के बाद दूसरा रास्ता जाता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम वापस लौट कर आए। क्या कभी ऐसा होता है जब मान लीजिए आप स्कूल से घर आते हैं या कहीं मार्केट गए और घर आ रहे हैं, तो आप जब घर आके जाते हैं वापस अंदर घर में के अंदर घुस जाते हैं, तो घर आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं दूसरी गली से घर आप वापस लौट कर आ जाऊं। एक बार आ गए घर तो वापस थोड़ी ना जाएंगे। आपने वहां डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसे घर पहुंचना था, तो आप पहुंच गए अपने घर पर। तो यही है कि आप कभी वापस लौट कर उस रास्ते पर नहीं जाते जो आप छोड़ देते हैं। ये थे आंसर्स। इसके बाद आंसर 3 देखते हैं। No, there is no difference between roads as the poet described them in stanza 2 and 3. जब पोइट रोड को स्टैंजा 2 और 3 में बताता है तब उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों ही रोड्स जो हैं पत्तियों से छुपी हुई होती है, ठीक है, मॉर्निंग में। अब लास्ट में जो है, लास्ट स्टैंजा में क्या है, रोड में डिफरेंस है, कोई डिस्क्राइब करता है लास्ट की जो लाने में। क्यों कहते हैं कि द फर्स्ट रोड वाज बेंट अंडरग्रोथ एंड मोर ट्रेवल, जो पहले वाली रोड है वो अंडरग्रोथ में बेंट हुई है और वो ज्यादा चली गई है, और जो सेकंड रोड है वो ग्रासी है और कम चली गई है। इसलिए पोएट जो है जो कम चली गई है रोड उसको चूज कर लेता है। इसका ये मीनिंग है। आंसर 4 देखिए, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स द पोएट हैज चूजन द लेस ट्रेवल्ड रोड। लास्ट की 2 लाइनों का मतलब ये है कि पोएट ने कम चली गई रोड को चूज किया है, और जिससे क्या हुआ है, सारे डिफरेंसेस हुए हैं। और वो अपनी बात को कैसे सही साबित करता है, जस्टिफाई करता है बाय हिज चॉइस, सेइंग दैट ही हैज टेकन अ डिफरेंट पाथ व्हिच वाज रियली चूजन। तो पोइट कहता है कि मैंने वो रास्ता चुना है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पोइट जो है, पोइट बना है, बहुत कम लोग पोइट बनना पसंद नहीं करते, बहुत कम लोग पोइट बनते हैं। आपने कभी सुना है आपके आसपास कि हाँ ये पोइट है ना? तो क्या कहता है पोइट कि मैंने वो रास्ता चुना है जो बहुत कम लोग चुनते हैं। समझ आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं, सीन पैसेज देखते हैं इस पोएम का। Read the following lines carefully and answer the question that follow. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. ये लाइन है पोएम की, पोएम में से ही ली गई है। थर्ड स्टेंजा है ये, देखो ये इसके कुछ क्वेश्चन है। What showed that neither of the two roads had not been used that morning? क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है कि उस सुबह जो रोड है वो यूज नहीं की गई थी। बताइए क्या था, क्या पता, किस बात से पता चलता है, इनसे पता चलता है, इस लाइन से। इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, जो लीव्स हैं उन पर कोई भी कदम नहीं रखा गया। व्हाट डिड द पोएट डाउट एंड व्हाई? ये क्वेश्चन इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही होगा। व्हाट व्हाई वाज ही कंफ्यूज्ड अबाउट चूजिंग वन ऑफ द टू रोड्स? तो दोनों क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से आए, आंसर दोनों का सेम होगा। तो बताइए किस बात पे डाउट था उसे और क्यों था? उसे इस बात का डाउट था कि क्या कभी वो वापस आएगा, और क्यों? क्योंकि जो रास्ते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, लौटकर नहीं आते। Which word in the passage means crushed? देखिए मीनिंग पूछा गया, मीनिंग मीन्स बताना है। क्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रोडन, है ना, कुचलना। Who is I in the above line? इन लाइनों में आई कौन है? कौन है भैया आई? Poet. What is the rhyming scheme of the above lines? इन लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या है? मैंने जब पोएम पढ़ाई थी पीछे तब बताया था राइमिंग स्कीम क्या है। तो आप चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। ये है इनके आंसर्स।
There were no signs of steps on them as leaves were unscattered। ये लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि दोनों जो रोड है सेम दिख रही है उस समय। Poet knew that ways always leads to another way। पोइट को पता है कि एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता जाता है, इसीलिए उसे डाउट है कि क्या कभी वो वापस आ पाएगा फर्स्ट रोड पर। देखिए ट्रोडन, पोइट और ये है राइमिंग इसकी। एक और सीन पैसेज मैंने इसमें दिया है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। ये सीन पैसेज है, इसके क्वेश्चन में फिर से समझा देती हूँ आपको पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो इस 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में इस तरह का, और ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। तो आपको समझ लेना है कि पोएम में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और पोएम में का मीनिंग क्या है। जब आपको ये 2 चीजें समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी आंसर याद करना नहीं पड़ेगा, खुद से बनाकर लिख सकते हैं। What would the poet be telling with a sigh? कोई साही आह भर के, साही मतलब आह भर के क्या बताना चाहता है, क्या बताएगा, क्या बताएगा मुझे बताइए। कि somewhere as in his hands, I took the one less travel by, मैंने वो रोड चूज की जो कम चली गई थी। What had made all the difference, क्या सारे डिफरेंसेस बता देगा बताइए। Which word in the passage means divided, किसका मतलब है divided। What symbolizes the roads here, रोड क्या सिंबलाइज करती है यहाँ पर। What do you understand the phrase by ages and ages, इस फ्रेज का मतलब क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनके मीनिंग आपको। आंसर्स ऑफ सीन पैसेज 2, सीन पैसेज जो अभी हमने पीछे देखा उसके आंसर ये हैं। आंसर ए, पोइट वुड बी टेलिंग हाउ ही हैड टेकन वन ऑफ द 2 डाइवर्जिंग रोड्स इन अ वुड एंड हाउ ही इट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। पोइट ये बताएगा कि कैसे उसने 2 रोड्स में से एक रोड को चूज किया और उसने सारे डिफरेंसेस बता दिए। सेकंड का देखिए बी का, पोइट्स चॉइसेस ऑफ रोड्स हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस। पूछा था ना कि क्या डिफरेंसेस क्या बताएगा, कि जो उसकी चॉइस थी वो बताएगी क्या डिफरेंस आया। डिवाइडेड का मतलब था डाइवर्स्ड, और रोड क्या सिंबलाइज करती है, चॉइसेस एंड लाइफ। फ्रेज का मतलब है, जो फ्रेज था ना एजेस एंड एजेस हैंड्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, इसका मतलब ये है। तो आप सभी को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। सभी बच्चे इसकी समरी जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको समरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तब किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। आई होप कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, और जिसने इसे अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं कुछ ही दिनों में। थैंक यू स्टूडेंट्स।